नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं स्टूडियो से। और जैसा कि आपको पता है कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया है। तो आज के इस बजट में क्या कुछ है, मोटी मोटी बातें, इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा और आयकर के मामले में जो लोगों की जिज्ञासा रहती है उसमें क्या लाभ मिलने वाली है आम लोगों को, जो बजट के बाद उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। तो आइए इस विषय पर हमारे साथ आज चर्चा के लिए हैं सीए मनीष गोयल जी, जो कि EICR के पूर्व चेयरमैन हैं और हमेशा हमारे साथ सहयोग के लिए हमारे साथ उपलब्ध रहते हैं। आज भी हमारे साथ उपलब्ध हैं बजट पे चर्चा के लिए। तो मनीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रमोद जी, धन्यवाद खबर समय। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज का जो बजट निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है उन्होंने पेश किया है, उसकी मोटी मोटी बातें क्या है जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो बजट है सीतारमण जी का 7th बजट है, मोदी कार्यकाल का 3rd कार्यकाल फर्स्ट बजट है। अब बजट के अंदर में देखिए पूरे देश को लेकर चलना होता है, काफ़ी सारी बातें होती है, सबकी उपेक्षाएं होती है और अपना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बजट में सबको खुश कर दिया जाएगा। बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर को कि जैसे अपने घर में फाइनेंस मैनेज करते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि सबको खुश कर सके, उसी तरह देश के हर वासी को खुश करना संभव नहीं होता है शायद फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। इसलिए बहुत सी बातें इस बजट के अंदर में है। अगर अपने देखिए इस बजट को अगर एक लॉन्ग टर्म अप्रोच से देखें, और अब मैं समझ रहा था कि जब ये 3rd कार्यकाल मोदी जी का आया तो आप देखेंगे अधिकतम जो मिनिस्ट्री है सेम मिनिस्टर कंटिन्यू किए। उसके अंदर में मेरे ख्याल सबसे बड़ी सोच ये रही होगी कि जो कार्य चल रहा था पिछले 5 सालों से 10 सालों से उसी रफ्तार से कार्य बढ़ते रहे, नहीं तो कंटिन्यूटी रहे। बहुत से कयास चल रहे थे उस समय कि मे बी फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाए, नए चेहरे आ सकते हैं, बट मोदी साहब ने ऐसा नहीं किया, सीतारमण जी को कंटिन्यू किया सो दैट इतने शॉर्ट टर्म में एक बजट प्रेजेंट करना था ताकि जो पुराने जो काम है, जो एक विजन लेके चल रही गवर्नमेंट, उसको आगे बढ़ाए। अगर अपने एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात करें, इस बजट में एक अच्छी बात यह है कि ये अपने जैसे बहुत से बजट पॉलिटिकल बजट बोलते हैं, तो ये ऐसा पॉलिटिकल बजट नहीं है। ये बजट हमेशा की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हुए बजट है। इसके अंदर प्रावधान लाए गए हैं कि यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए, उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए, वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा जोर रहा है। जैसे पिछले सालों के बजट्स में ऐसा ही रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही देश आगे बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अभी इस बार भी उन्होंने कहा है कि 25,000 नए गाँवों से वो कनेक्ट करेंगे, ऑल वेदर रोड्स बनाएंगे। तो ये सारे जो प्रावधान है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर में देखा जाए तो बजट एक विकसित भारत की ओर, देश को प्रगतिशील बनाने की और उसी दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। और बाकी अगर अपने अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, देखिए वैसे देखा जाए ये बजट पूर्ण बजट है, लेकिन अभी हम लोग जुलाई में बैठे, जुलाई लास्ट है समझ लीजिए, तो प्रैक्टिकली नेक्स्ट बजट अपने मान लीजिए 7-8 महीने बाद अगेन फरवरी में नेक्स्ट बजट देखेंगे। तो देखा जाए तो ये बजट 6-7 महीनों का ही बजट है, प्रेजेंट पूरे साल के लिए हुआ, लेकिन जो भी प्रावधान, बिकॉज फरवरी आएगा 2025 वापस नई तरीके से बजट प्रेजेंट किया जाएगा। तो मे बी सोच गवर्नमेंट की ये रही कि ठीक है, एक बार जो 6-7 महीने का पीरियड है इसको कैसे अपने मैनेज करें और बजट को प्रेजेंट करें। अब मोटी बात, अगर इनकम टैक्स देखिए, हमेशा अगर आप कोई भी टीवी चैनल खोल के देखें, प्रावधान बहुत से होंगे बजट के अंदर में, सारे लोग बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में। तो और इनकम टैक्स की बात जो है देखिए सभी को इफेक्ट करती है इन जनरल। तो इस बार आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स के अंदर में जो स्लैब रेट्स है, जो पहले 0 से 3 लाख तक नील थी, तो उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। 3 से 6 लाख तक पहले 5% था, अब उसको 6 की जगह 7 लाख कर दिए गए। तो 3 से 7 लाख 5% लगेंगे, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 15% और 12 से 15 20%, एंड उसके ऊपर 30% की स्लैब है। तो इसके अंदर जो सरचार्ज पहले से जो 50 लाख से ऊपर इनकम पे सरचार्ज लग रहा था वो ऐसे ही लग रहेगा, एडुकेशन से 4% वैसे लगेगा। तो देखा जाए मोटी मोटी बात करें अगर, तो जो पहले लिमिट 6 लाख तक की 5% थी, अब 7 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। तो करीबन 1 लाख रुपए का वहाँ डायरेक्टली बेनिफिट लोगों को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा ये तो बात होगी सभी कॉमन जो अपने बात करते हैं टैक्स रेट्स के बारे में कि स्लैब रेट्स क्या होंगे, बट इस बजट के अंदर में इनकम टैक्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हालांकि पूरी बात स्पीच में नहीं आ पाती है। अगर अपने फाइनेंस बिल को डाउनलोड कर देखेंगे, करीबन 116 पन्ने का तो मेमोरेंडम ही है। तो अभी जब लोग जो भी प्रोफेशनल्स है, बाकी जो इंटरेस्ट रखते हैं इस मैटर में,
जब इसको डिसीवर करेंगे, जब इस पर डिस्कस करेंगे, तब बहुत सी बातें सामने आएगी। आज जो पहली झलक में जो मेरे सामने आई बातें, वो मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं बीच में रोकूंगा। आगे बढ़ने के पहले मैं ये एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किसने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दूरगामी असर वाला बजट होगा, और वहीं नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये कुर्सी बचाने वाली बजट है। और हमारे राज्य की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा है कि यह आंध्र और बिहार केंद्रित बजट है। तो ये पॉलिटिकल बातें हैं ये, लेकिन बजट से आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, हम उस पर चर्चा करने के लिए आज सामने है दर्शकों के। तो जैसा कि आपने बताया कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जो पिछला बजट था उससे इसमें क्या बेनिफिट मोटे तौर पे आम लोगों को मिलने जा रहे हैं जो लोग टैक्स पे करते हैं। बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में जो मेन बेनिफिट है स्लैब रेट्स का ही बेनिफिट देखा जा रहा है। बाकी चेंजेस काफ़ी हैं, प्रोविजंस में काफ़ी चेंजेस है जो कि आम लोगों को असर करेगा। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे अपने अभी शेयर ट्रेडिंग करते हैं, कैपिटल गेन्स के ऊपर में काफ़ी चेंजेस है। कैपिटल गेन्स के ऊपर में पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर में 15% टैक्स लगता था, वो कि अब 20% टैक्सेशन हो गया, और ये प्रोविजन आज से ही लागू है। जनरली क्या होता है, बजट के प्रोविजन बजट पास होने के बाद लागू होते हैं, बट ये सिर्फ कस्टम्स एक्ट में पहले हुआ करता कि जिस दिन बजट आता उस दिन से लागू होता था। बट अब देखिए कि इसके अंदर में डाल दिया कि आज से ही प्रोविजन लागू है। उसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो कि टैक्सेशन पहले 10% था, उसको 12.5% कर दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, तो मैं बात कर रहा शेयर्स की ट्रेडिंग की बात कर रहा था, इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स की जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर में जो कैपिटल गेन्स में जो आई है वो है कि जो अदर देन इक्विटी शेयर्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बिक्री करते हैं, जमीन बेचते हैं, उसके अंदर में जैसे लॉन्ग टर्म पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म बोलने से जो एसेट आप होल्ड कर रहे हैं 3 साल से ज्यादा को लॉन्ग टर्म बोलते थे फॉर जमीन वगैरह के बारे में, शेयर्स छोड़ के। अब उसको कर दिया 2 साल से ऊपर कुछ अगर है तो लॉन्ग टर्म, 24 मंथ से ऊपर अगर होल्डिंग है तो अब वो लॉन्ग टर्म एसेट माना जाएगा। उसके अंदर पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। जैसे आपने कोई जमीन 2001 में खरीदी है, आज अभी 2024 में बिक्री करेंगे, तो बेस्ड ऑन इंडेक्सेशन जो अपना महंगाई जिस साल बढ़ती है तो हर साल कैपिटल इंडेक्स निकलता है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसके बेसिस में इंडेक्सेशन करते थे ताकि आपका जो मनी वैल्यू है उस समय का आज के मनी वैल्यू से इक्वेट करके बैलेंस पे टैक्सेशन देना पड़ता था। बट अभी प्रोविजन जो लेके आए हैं, जो कि काफी खतरनाक प्रोविजन मैं बोलूंगा, कि इंडेक्सेशन बेनिफिट उठा दिया गया है। अब आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स रेट आपकी 20 से 12.5% कर दी गई है, आपको 8.5% का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पेशली मान लीजिए अब जो जमीन आपने, मान लीजिए पहले क्या था कि कोई जमीन 2000 से पहले खरीदी आपने, आपकी दादाजी ने पुरखों ने खरीद रखी थी, आज आप बेचना चाह रहे हैं, तो पहले क्या था, 2000 को बेस लेके उसको फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट था कि 2000 में 1/4/2000 में उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, उसके हिसाब से आज इंडेक्सेशन कर लीजिए, उसका बेनिफिट ले लीजिए। बट ये प्रोविजन जो अभी देखते, जो फर्स्ट रीडिंग में समझ में आया है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, वैल्यूएशन का बेनिफिट नहीं है। इसके कारण मेरे को लगता है कि सिलीगुड़ी में देखिए, अगर अपने बात करें, टी इंडस्ट्री के बाद रियल एस्टेट भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जो इसमें रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन होते थे, देखिए कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर के हिसाब से, कुछ रहते हैं घर खरीदते हैं रहने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है काफी असर पड़ेगा इस प्रावधान से कि टैक्सेशन में काफी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी ले रहे थे उनको नुकसान, उनको थोड़ा सा नुकसान नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर केस डिफरेंट केस हो सकता है, मतलब हाँ, बट लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगी। अब पहले की तुलना में अब ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। पुरानी जमीन जिसकी, स्पेशली जो पुरानी होल्डिंग थी, जिनकी पुरानी जमीन होल्ड कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है इसके अंदर में। और साथ में क्या है कि एक और प्रोविजन है टीडीएस का, अपने क्या था, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते थे तो पहले से एक प्रोविजन है 194(1)(a) का कि जहां की आपको टीडीएस काटनी है। तो पहले ये समझ में आता था कि भाई अगर मान लीजिए 50 लाख से ऊपर का प्रोविजन था कि अगर आप 50 लाख से ऊपर पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटनी है। तो उसमें ये था कि अगर आप 2 लोगों को मिलकर पेमेंट कर रहे हो, यानी 2 लोग को 25-25 लाख पेमेंट करो, प्रॉपर्टी एक ही है, 50 लाख पेमेंट टोटल कर रहे हो, 2 लोग है 25-25 पेमेंट कर रहे हैं, तब टीडीएस नहीं काटते थे। इस बार गवर्नमेंट ने बोल दिया कि उनका कहने मतलब ये था कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, हमारा इंटेंशन था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख होनी चाहिए, तो चाहे बायर सेलर कितने भी हों। तो अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर अगर है, उसमें कितने भी बायर हो, कितने भी सेलर हो, 1 हो चाहे 4 हो, उस पर टीडीएस कटना ही पड़ेगा। तो एक और ये प्रोविजन आया है। दूसरी बात, जैसे
इससे क्या नुकसान होने वाला है? इससे नुकसान ये हो कंप्लायंस बढ़ जाएंगी, लोगों की जो आम आदमी है कंप्लायंस बढ़ेगी इससे। एक तरफ देखिए अभी एक इन्होंने सीतारमन जी ने अनाउंस किया बजट के अंदर में या स्पीच के अंदर में कि लोग नया डायरेक्ट टैक्स पूरा इनकम टैक्स जो एक्ट 61 का है उसको पूरा चेंज करके नया प्रारूप में लेके आएंगे। लेकिन ऐसी बातें पहले भी हुई थी, डायरेक्ट टैक्स कोड के माध्यम से 2008-9 के आसपास बात आई थी कि डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आएंगे। तो अब इनका इंटेंशन ये है कि डायरेक्ट अपना नया इनकम टैक्स एक्ट लेके आएंगे, मालूम नहीं कब तक लेके आ पाए, बट मतलब कि एक्ट को लॉ को सिंपल करना चाहिए पब्लिक के लिए, बट ऐसे जो प्रोविजंस को लेके जो आम लोगों को जो कंप्लायंस का बर्डन आ जाएगा। आज मान लीजिए कोई एक नॉर्मल एक इंसान है जो एक सिंगल जमीन बेच रहा है या खरीद रहा है, उसके लिए प्रोविजन आने से शायद थोड़ी कंप्लायंस में प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है एक स्कीम की बारे में, विवाद से विश्वास। देखिए ये विवाद से विश्वास की अभी तो फिलहाल तो डायरेक्ट टैक्स के लिए आया है। इनकम टैक्स में जो पेंडिंग केसेस हैं, जो डिस्प्यूटेड केसेस हैं, जो अपील लेवल में या फर्स्ट अपील में हो या हायर अपील्स में हो, ये पहले इसकी विवाद से विश्वास की पहले भी आ चुकी है, 2000 के अंदर में आई थी। अब इसके अंदर ये कि जितने लिटिगेशन हैं, जो केसेस पेंडिंग है लिटिगेशन के लिए, तो वो केस आप सेटल कर लीजिए। वहाँ 2 डेट्स दी गई, अगर आप दिसंबर 24 तक पेमेंट कर देते हैं और या दिसंबर 24 के बाद पेमेंट करते, जनवरी में कोई डेट दी हुई है, उसके हिसाब से दिया कि ठीक है आपका जो टोटल टैक्स अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, उसमें एक प्रोविजन है कि आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए, इंटरेस्ट पेनल्टी वेव कर देंगे पूरा। दूसरा प्रोविजन है कि ठीक है आपका इंटरेस्ट और टैक्स नहीं है आउटस्टैंडिंग, सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी आउटस्टैंडिंग है, उस केस में आप 25% पेमेंट कर दीजिए तो हम उसको वेव कर देंगे। तो ऐसे कुछ प्रावधान है, पूरी डिटेल्स इसकी आएगी, गाइडलाइंस आएगी सेपरेटली, तो वो प्रॉपर डिटेल्स पता लगेगी इससे। मतलब जो पुराने विवाद वाले एक्चुअली बहुत से केसेस पेंडिंग है जी, बिल्कुल बहुत सारे केसेस पेंडिंग है इनकम टैक्स में अपील्स में, तो उसी को निपटाने के लिए किया गया है। जॉब्स की बात करें, नौकरी की, तो नौकरी के मोर्चे पर इस बजट में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए नौकरी के बारे में बजट के देखा जाए तो सीतारमन जी ने बोला था कि पूरा बजट को उन्होंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और स्टार्टिंग के ही फेजेस जब वो स्पीच दे रही थी, स्टार्टिंग के पार्ट में आया था कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एम्प्लॉयमेंट स्किल के बारे में कहा गया था। उन्होंने कुछ स्कीम्स बताई, उसके अंदर पैकेज ए, पैकेज बी, पैकेज सी बोल के, पीएम पैकेज बोल के। तो उसके अंदर में जो मोटा मोटा मेरे को जो समझ में आया स्पीच सुन के, कि उसके अंदर में जो इंडस्ट्रीज है, जो एम्प्लॉयर्स हैं बेसिकली, कुछ नए एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, उनको जो सैलरी आप देते हैं, अगर 1 लाख तक की सैलरी उनकी है मैक्सिमम, तो उनका 1 महीने का वेतन जो है गवर्नमेंट देगी, और उनका पीएफ जो ईपीएफ जो कंट्रीब्यूशन होता है 3000 रुपीज़ से गवर्नमेंट देगी। तो इससे गवर्नमेंट बोलते हैं कि अराउंड 50 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। या फिर एक और स्कीम है जहाँ से उन्होंने बोला कि 30 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट की का कहना तो है कि इतना जॉब क्रिएट करेंगे, बट मेरे को डाउट है कि आज मान लीजिए अगर मैं एज ए नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करूं, कोई एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इसलिए क्रिएट नहीं होगा कि गवर्नमेंट ये स्कीम दे रही है। एम्प्लॉयमेंट तभी क्रिएट होगा जब मार्केट में डिमांड होगी और जब बिजनेसमैन को या मैन्युफैक्चरर को रिक्वायरमेंट है लोगों की। अगर किसी को 1 महीने की सैलरी दे के गवर्नमेंट 1 महीने की सैलरी दे देगी तो उससे कितना बेनिफिट होगा देखने, बिकॉज ऐसे भी ये इस टाइप की स्कीम जो है ना, पहले भी वेरियस फॉर्म्स ऑफ सब्सिडी स्कीम में ऑलरेडी थी उधर, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क लगता नहीं मेरे को इंडस्ट्री में पड़ेगा। बट मे बी एक यूथ को एक प्रोत्साहन देने के लिए, मे बी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए एक एम्प्लॉई बेस्ड लिंक, जैसे अपने पीएलआई बोलते हैं, वैसा एक प्रावधान लेके आए हैं जिसकी डिटेल्स पूरी आई नहीं है। अगर अच्छी तरीका से कोई अच्छा रूप से ये अगर लेके आते हैं, मे बी इंकरेजिंग हो इंडस्ट्रीज के लिए, तो शायद एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी जाए। अल्टीमेटली मतलब जिनको मैन पावर की जरूरत है उनके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ओके, आगे बात करें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की, क्योंकि किसी भी देश या राज्य के आगे बढ़ने के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हमेशा से इस गवर्नमेंट का हम देख रहे हैं, लास्ट 3 बजट मतलब लास्ट जितने भी बजट प्रेजेंट हुए 7 बजट की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस रहा है। और सही रूप में गवर्नमेंट का फोकस बहुत सही जगह पे है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आज डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो देश उन्नति कर रहा है, जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इंटरनेशनली आप कहीं भी देखिए, जो भी देश का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहा है, वो अच्छा से और स्पीड से प्रगति किया है। तो अपने भी इस बजट के अंदर में आप देख रहे हैं कि देखिए मान लीजिए जैसे अपने प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें आवंटन किया गया है कि उसके लिए मतलब अराउंड आई थिंक 3 करोड़ हाउसेस का नया वो अलॉटमेंट किए हैं। 25,000 विलेज को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इनफैक्ट इस बार कुछ ऐसे ही प्रोविजन किए हैं कि इसमें देखा गया है बजट के अंदर में, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है कि स्टेट और सेंट्रल का जो फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर में सेंट्रल ने बोला है कि हम स्टेट को भी 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए क्या है कि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अल्टीमेट स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम। आज के दिन भी जो भी अपना टैक्सेस का शेयर होता है अराउंड 41 to 42% स्टेट के पास ही आता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो इस बजट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करने की चेष्टा की, भी आपको हम लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, 50s के लिए लोन देंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करो। तो जॉइंट डेवलपमेंट बाय स्टेट एंड सेंट्रल को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा आपने देखें कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बात हुई है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो काइंड ऑफ अपार्ट फ्रॉम जो अपने न्यूक्लियर एनर्जी समझते हैं कि हमेशा बॉम्ब समझते हैं, बट न्यूक्लियर एनर्जी आज अदरवाइज ऑल्सो जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उस तरीका से पावर सेक्टर में यूज आ रही है। तो इसको भी डेवलप करने के लिए कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने लेके आई है। सोलर पावर को आपने देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, बेसिकली गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कि भाई अपने कैसे जो थर्मल पावर को कम करके अपने जो समझ लीजिए जो नेचुरल एनर्जी है उसको कैसे डेवलप कर सके, इस पे गवर्नमेंट फोकस है। परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उससे ताकि बेसिकली पोल्यूशन कम हो, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करते हुए गवर्नमेंट का मुद्दा है कि भाई आगे बढ़ाते रहे इसको। इंडिया लीड भी कर रहा है सोलर सेक्टर में, बिल्कुल वर्ल्ड कर रहा है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ बात कही गई। देखिए स्किल डेवलपमेंट में तो ऐसा है कि गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाएं हैं पहले भी, और लाइक जैसे अभी इनके अंदर में है कि जो भी गवर्नमेंट ने बोला है बजट के अंदर में कि जो यूथ को एम्पावर करेंगे, वुमेन को एम्पावर करेंगे। एक अच्छी बात बजट के अंदर आई थी कि उन्होंने बोला कि हम लोग पीपी मॉडल के अंदर में हम लोग हॉस्टल्स क्रिएट करेंगे फॉर गर्ल्स, फॉर वुमेन स्टूडेंट्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली जैसे क्या होता है कि मान लीजिए गाँव देहात से बच्चियाँ आती हैं, शहर में आती हैं, वहाँ स्किल का ट्रेनिंग लेने के लिए आती है, जॉब के लिए आती है, उनके लिए हॉस्टल्स क्रिएट करने ताकि उनको रहने की दिक्कत नहीं हो। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट, जैसे एक ऑलरेडी स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय योजना है गवर्नमेंट की, जहाँ की स्किल डेवलपमेंट करा के उनको गवर्नमेंट प्लेसमेंट भी करवाती है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि ITI सेटअप करेंगे। उन्होंने बोला कि अराउंड 1000 ITI सेटअप करेंगे। तो ये सारे जो मतलब प्रोविजंस लेके आए गए हैं अंदर, दिस इज टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट कि भाई यूथ को कैसे हम लोग स्किल दें, कैसे उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सके। मतलब इसमें करीबन जो मेरे पास फिगर है लगभग 20 लाख के करीब युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए शायद। जी, और इसके बाद एक अच्छी स्कीम हो रही है इस बार, जैसे कि इंटर्नशिप के बारे में बोला गया कि 500 जो टॉप कंपनीज इंडिया के अंदर में वहाँ युवाओं को इंटर्नशिप करने, 1 साल की इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, और उसकी भी जो स्टाइपेंड है स्टाइपेंड भी मिलेगी उनको, और स्टाइपेंड का कुछ पार्ट गवर्नमेंट वे करेगी और कुछ पार्ट कंपनी वे करेगी आउट ऑफ CSR फंड्स। तो अब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को या बच्ची को इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है किसी बड़ी कंपनी के अंदर में और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हो सकता है वो वहीं एम्प्लॉय हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि आज के अंदर में सभी अच्छे एम्प्लॉयर को अच्छे एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो वो देखते हैं इंटर्नशिप किया बच्चा अच्छा कर रहा हमारे यहाँ, तो वहीं एम्प्लॉयबल हो जाता है। तो ये स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आई है कि 500 टॉप कंपनीज इंडिया के अंदर में उनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, तो इससे यूथ को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान करेगा ये। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग सेक्टर, इसमें क्या खास है? देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक सबसे अच्छा रोल मैंने 2 बातें इसके अंदर में देखी कि एक क्या CGT SME स्कीम जो ऑलरेडी है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पहले जो लिमिट थी 5 करोड़ की लिमिट थी कि 5 करोड़ तक का लोन अगर आप लेते हो तो आपको गारंटी अपनी कोई कोलेटरल प्रॉपर्टी नहीं देनी है, गारंटी नहीं देनी है। गवर्नमेंट की जो CGT स्कीम है उसके अंदर में गवर्नमेंट बैंकिंग फंड कर देती थी। अब इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 100 करोड़ तक ले गया गया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 100 करोड़ तक का एक्सपोजर है, अगर आज अपने सिलीगुड़ी की बात करें, हमारे इस एरिया में 100 करोड़ की तो यूनिट्स बहुत लिमिटेड 2-4-5 यूनिट्स ही मिलेंगी जहाँ की इतना पैसा लगा हो, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ हो। तो आज मान लीजिए जिस इंडस्ट्री में 100 करोड़ को बैंक लोन देने का प्रावधान लेके आया कि भाई गवर्नमेंट विदाउट एनी कोलेटरल, बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल विल गिव देम लोन्स, तो ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रहेगा थ्रू आउट द कंट्री। दूसरी बात एक और बोली गई है कि जो मुद्रा लोन की लिमिट पहले 10 लाख थी, अब उसको 20 लाख कर दी है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये बोली गई है कि जिन्होंने पहले लोन लिया और रिपेमेंट कर दिया है, टाइमली रिपेमेंट कर दिया, उसको 20 लाख का हम इसमें देंगे। नहीं तो बहुत बार देखा जाता था, लोग सोचते थे मुद्रा लोन है, ले और भूल जाओ, NPA कर दो, सरकारी फंड कर दो। तो ये एक अच्छा प्रावधान लेके आए कि भाई ठीक है, ये भाई आपने पहले लोन लिया, आपने अच्छा काम किया, अब आपको ज्यादा फंड चाहिए तो आपको हम देते हैं। मतलब गुड हैबिट्स को, यस बिल्कुल। और थर्ड सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर में, बहुत बार देखा जाता है कि इंडस्ट्री, जैसे कोविड के समय में बहुत सी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई थी, अदरवाइज भी कोई प्रॉब्लम हो जाती, नेचुरल कैलामिटी है, लोकल प्रॉब्लम्स है, जो कि अनइंटेंशनल डिफॉल्टर हो जाते हैं लोग,
कि इंडस्ट्री है, काम कर रही है, कोई ऐसा कुछ हो गया कि वो ना चाहते हुए भी इंडस्ट्री का लोन जो खराब हो जाता है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है या एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ जाता है, तो उस समय क्या देखा जाता है, बैंक्स अपनी फंडिंग रोक देती है, यानी कि आप प्रॉब्लम में हैं और उस समय बैंक भी अपना हाथ खींच लेती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई लगा देती है कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक प्रोविजन लेके आया गया कि भैया अगर कोई इंडस्ट्री स्ट्रेस में भी है, एसएमए भी है, उस समय भी आपको बैंक आपके साथ रहेगी और उस समय भी आपको सपोर्ट करेगी। तो ये 3-4 जो स्कीम इंडस्ट्री के एमएसएमई के बारे में ये बहुत अच्छी स्कीम आई है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स लोन के लिए बोला गया कि 10 लाख तक का स्टूडेंट्स का लोन देंगे विदाउट एनी कोलेट्रल, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। तो ये सबसे ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक और अच्छी बात बैंकिंग में कर आई है कि बैंकिंग का जो रिस्क रेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बैंक को बोला गया कि आप एमएसएमई को और प्रॉब्लम मतलब उनका एक्चुअल पहले क्या रिस्क रेटिंग जो होती थी मेनली टर्नओवर पे या इन्वेस्टमेंट पे होता था, बट उनको बोला कि अब बाकी पैरामीटर्स में जो प्रैक्टिकल है उसको स्टडी करो, रिसर्च करके आप अपना रिस्क रेटिंग मॉडल बनाओ और बेस्ड ऑन दैट रिस्क मॉडल आप एमएसएमई को लोन मुहैया कराओ। उसके अलावा सिडबी का बोला कि सिडबी बेसिकली क्या कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है जो कि डायरेक्टली फंडिंग करती है। इसके लिए बोला गया कि अबाउट आई थिंक 100 ब्रांचेस, बोला कि 100 ब्रांचेस उन लोग सिडबी की करेंगे, सॉरी 24 न्यू ब्रांचेस इन 168 मेजर सिटीज आने की बात हो रही है। अब क्या होगी, क्रेडिट फ्लो जो है ना, क्रेडिट फ्लो बहुत इजी हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए। अब ऐसे लोग चाहिए कि जिनके पास नई आइडिया हो काम करने के लिए, उनको फंड की प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि फंड की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जब सिडबी है, जब बाकी बैंक से जब पैसा देने को रेडी है विदाउट एनी कोलेट्रल, तो आई थिंक जस्ट आइडियाज़ की कमी है, लोग चाहिए जो काम करना चाहते हैं, तो फंड की कमी नहीं होगी। नहीं, लेकिन एक चीज़ देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस कर दिया, लेकिन जब मुद्रा योजना हो या और भी जो फाइनेंशियल स्कीम्स है उसमें लोन लेने जब लोग जाते हैं तब बैंक इतना इजीली लोन इशू करने को तैयार देखिए, नहीं। कहीं कहीं प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक्स लोन नहीं देती है। देखिए, हम तो बैंक से रिलेटेड भी है, बैंक का ऑडिट भी करते हैं, बाकी काम भी करते हैं, तो हमने देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स आती है, बैंक्स को फॉलो करती, कम बेसी अलग बात है। हाँ, ऑब्वियसली वो अपना ड्यू डिलिजेंस करती है। क्या होता है कि एट द फर्स्ट गो बैंक लोन नहीं देती है, वो अपना देख के आती है कि यूनिट कैसा है, कहाँ यूनिट है, कैसा करेगा, उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, उसको देखते हुए देती है। तो थोड़ा परसुएशन करने से ऐसा नहीं कि लोन नहीं देती है, लोन मिल जाता है। और कोई सेक्टर है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे इस बजट में? देखिए, एग्री सेक्टर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चर में लोन के बारे में कुछ कहा देखिए, गया है? उसमें ऐसा कि लोन के बारे में डायरेक्टली तो नहीं कहा गया, अदरवाइज ऑल्सो एग्री सेक्टर के लिए लोन ऑलरेडी बैंक्स जो देती है, ऑलरेडी रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है और काफ़ी उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है एग्री के केस में, तो उसको लेके नहीं है। बाकी मैंने देखा था बजट के अंदर में, आई थिंक न्यू जो अपने हाइब्रिड मॉडल्स के बेसिकली जो सीड्स मैन्युफैक्चरिंग या सीड्स डेवलपमेंट की बात हुई थी कि कुछ एक प्रोडक्ट्स है, पल्सेज वगैरह जो कि देश में किल्लत है, उसको ग्रो मतलब बेसिकली अपने उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए उस पर एम्फेसिस गवर्नमेंट का कि काइंड ऑफ डोमेस्टिक जो बेसिकली अन्नदाता जो स्कीम बोलते हैं कि डोमेस्टिक हमारा जो फूड है सिक्योरिटी जो है कवर हो जाए, ये अपने को बाहर से फूड इंपोर्ट नहीं करना पड़े, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट नहीं करना पड़े, उसको ध्यान में रखते रहते सरप्लस होना चाहिए ताकि अपना एक्सपोर्ट कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट काम कर रही है। और इसके अलावा एक अच्छा मेरे को लगा कि एक और प्रोविजन आया है इसके अंदर में, हालांकि वो बेसिकली स्टेट पे डिपेंड करेगा कितना वो इंप्लीमेंट कर पाए। जैसे अपना आधार कार्ड होता है, भू आधार की बात बोली गई है। आज अपने देखते हैं कि जमीन पड़ी हुई है, जमीन में मैक्सिमम लिटिगेशन कोर्ट्स में देखा जाए तो लैंड को लेके होता है सिविल कोर्ट्स के अंदर में, तो उसके लिए बोला गया कि आप जीएस लोकेशन मतलब जियो सैटेलाइट से मैपिंग करके हर लैंड को आइडेंटिफाई करके उसका आधार जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरह भू आधार दें। तो जैसे अपने मान लीजिए म्यूटेशन होता है या खतियान निकालते हैं, उस तरीका से स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड भी करेगी उस प्रोजेक्ट को, ताकि ये टोटल पूरा क्लैरिटी के साथ में प्रॉपर मैपिंग हो जाए लैंड बैंक का। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि स्टैम्प एक्ट, हर स्टेट का डिफरेंट स्टैम्प एक्ट है, तो मे बी वो स्टैम्प एक्ट में क्या कि हर रेट्स में कुछ स्टेट्स में बहुत हाई स्टैम्प रेट्स है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि उसको कंसीडर करने के लिए, बिकॉज इट इज स्टेट सब्जेक्ट स्टैम्प एक्ट के बारे में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप उसको भी थोड़ा कंसीडर करो ताकि यूनिफॉर्मिटी आए हर स्टेट्स के अंदर में। और जो भी स्पेशली बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं ना, कि इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या अपने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसमें बोला भी है कि अपने फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कुछ लॉस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो गवर्नमेंट का फोकस कि बाहर के लोग आगे इन्वेस्ट करें इधर में, रादर उनको बोला कि जो स्कीम लेके आ रहे हैं कि रादर दे कैन इन्वेस्ट इन इंडियन रुपीज ऑल्सो, कि इंडियन रुपीज हमेशा अपने डॉलर्स में कन्वर्ट करते थे, अब मे बी इंडियन रुपीज को अपने कैसे बेनिफिशियलीज को आगे बढ़ा सकें, उस पर भी फोकस गवर्नमेंट कर रहा है। जैसा कि कल के बजट सर्वेक्षण में चीन से भी निवेश लाने की बात कही। हाँ, तो ऐसा ही कि अभी मेनली
अल्टीमेटली फोकस, देखिए एक चीज़ क्लियर है कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से जाए तो क्या होता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सारा फोकस रहता है, और बाकी तो देखिए सब एडिशनल है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इकोनॉमी अपने बढ़ी। देखिए जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है, जो जिस हिसाब से, देखिए दो फैक्टर गवर्नमेंट के लिए होता है। एक होता है कि भाई अपने इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल रहे, दूसरा फिस्कल डिफिसिट कंट्रोल रहे। और एक चीज़ देखिए जो प्रॉमिस कर रही है निर्मला सीतारमण लास्ट 7 ईयर्स से कि फिस्कल डेफिसिट को हम इसको कंट्रोल करेंगे, एवरी ईयर बाई 0.01% वी रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली में रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट बर्डन जो है, इंटरनेशनल जो डेट है देश के ऊपर में, उसका डेट बर्डन भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बर्डन भी कम हो रहा है। तो उससे अल्टीमेटली इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो कर रही है। एजुकेशन के मोर्चे पर कुछ कहा गया है विशेष? देखिए एजुकेशन के मोर्चे में तो जनरली मतलब मे बी मैं पार्ट मिस कर गया हूँ, बिकॉज एजुकेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक तो वैसा नहीं आया था। मेनली खाली एजुकेशन लोन के बारे में बोला कि हम 10 लाख तक का डोमेस्टिक लोन देंगे एट इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%। तो बेसिकली प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट का ही है। और इसके अलावा एजुकेशन का देखिए जनरल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है उसी हिसाब से गवर्नमेंट मूव कर रही है। तो आवंटन जरूर किया गया है फॉर द वेरियस सेक्टर्स, एज पर सेक्टर जो भी सेक्टर्स के हिसाब से, बट बजट में स्पेसिफिक एजुकेशन के बारे में मेरे को नॉट, मेरे ध्यान में नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक था इसके अंदर। मैंने कहीं पढ़ा भी ये कि डिफेंस बजट को कम किया गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई और क्या है कुछ? देखिए डिफेंस बजट को तो क्या कि मे बी लाइक जो देश का डिफेंस बजट है वो तो एक लेवल अप, उसको तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एक मे बी एक टोकन को चेंजेस किया हुआ है, तो उसके बारे में तो नॉट सीन दैट। फाइनली अगर कहें कि बजट जो है इसमें क्या सस्ता हुआ है जनरल पब्लिक की भाषा में और क्या महंगा हुआ है, तो क्या बताएंगे आप? देखिए सस्ता महंगा तो मेनली इंडायरेक्ट टैक्स पे डिपेंड करता है। इंडायरेक्ट टैक्स रेट्स में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़, बिकॉज क्या जीएसटी आने के बाद में जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही रेट्स को चेंज किया जाता है। बजट में आप देखेंगे बजट में जीएसटी की कुछ प्रोविजंस में चेंजेस है, बट कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंजेस लाए हैं, बिकॉज कस्टम ड्यूटी अभी भी बजट के इट्स नॉट पार्ट ऑफ द जीएसटी काउंसिल एक्चुअली। तो अगर अपने कस्टम ड्यूटी में देखें तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी कुछ एक आइटम्स में रिड्यूस किया गया है, जैसे मेनली कैंसर की कुछ मेडिसिन है जिसको एग्जाम्प्ट किया गया है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो एक्सरे इक्विपमेंट्स है उनकी कुछ ट्यूब्स है उनके बीसीडी को कमती कर दिया गया है। जो गोल्ड है, गोल्ड का भी जो बीसीडी है पहले 10% था उसको 6% कर दिया गया है। तो कुछ एक सेक्टर्स है, कुछ एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स है जहाँ की रेट्स को कम किया गया। रादर कुछ इनफैक्ट पॉलीविनाइल या रादर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के कुछ आइटम्स है जिसके रेट बढ़ा भी दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली क्या कि अगर जैसे गोल्ड की बात करें, गोल्ड को सुन के अपने को लगता है कि गोल्ड सस्ता हो जाए। अब मेरे को लगता है कि और रादर एक और व्यू आ रही थी कि अरे ऐसा तो नहीं है कि आपने कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया, रियल एस्टेट पे थोड़ी सी मार आ रही है और गोल्ड का रेट कमती कर दिया, तो ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट चाह रही कि आप इन्वेस्टमेंट एक गोल्ड सेक्टर में करो, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए बीसीडी का जो गोल्ड पे रेट कमती करने का मेरे हिसाब से एक ही कारण हो सकता है कि जो स्मगल्ड गोल्ड आता है वो कस्टम, बिकॉज क्या हाई रेट ऑफ ड्यूटी से स्मगलिंग ज़्यादा होती है। ओवर द ईयर्स देखा गया कि अगर आप जो कस्टम ड्यूटी कम कर दो तो स्मगलिंग यानी कि कमती हो जाएगी, प्रॉपर चैनल से गोल्ड प्रॉपर आएगा। अल्टीमेटली मतलब स्मगलिंग की वजह से जो राजस्व का नुकसान हो रहा था वो इंपोर्ट ज्यादा करके फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएंगे, ग्रे इकोनॉमी से फॉर्मल में आ जाएंगे, तो वो बेटरली टैक्सेशन भी गवर्नमेंट को मिलेगा और इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएगी। तो इसके कारण मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट गोल्ड मतलब ऑर्नामेंट से इस पे आएगा। मे बी टेम्पररी इफेक्ट आ सकता है, बट आई डोंट थिंक कि बहुत लंबा चौड़ा इस पे इफेक्ट जाना है। और ऐसे कौन कौन से सामान है जो इस बजट में मतलब आम बोलचाल की भाषा में आम लोगों के लिए सस्ते हुए हैं? देखिए आम लोगों के लिए मेरे को जैसे मैंने बताया कि कुछ एक आइटम्स इस टाइप की आइटम मतलब लाइक मे बी कुछ लेदर आइटम्स वगैरह है, कुछ मोबाइल के आइटम्स की बात हो रही थी, इसके अंदर में कुछ मोबाइल स्क्रीन वगैरह है, कुछ मोबाइल चार्जर की बात हुई है कि मोबाइल चार्जर रेट्स कमती कर दी है, मोबाइल फोन्स के कुछ पार्ट्स है, बिकॉज अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर में मोबाइल की काफ़ी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो फोकस तो गवर्नमेंट का भी है कि इंडिजिनियस प्रोडक्शन हो, बट कुछ एक आइटम्स में जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के अंदर में उनका रेट्स कमती कर दिया गया है, तो उससे मोबाइल की रेट्स कुछ कम होनी चाहिए। तो इसके अलावा और कुछ आप हमारे दर्शकों से आज के मेरे को लगता है इस बजट के अंदर में अब मान लीजिए एक बात आई कि जैसे बहुत लोगों को लगा कि आंध्रा और बिहार बजट है, लेकिन देखिए ऐसा है कि तो देखिए क्या तो पॉलिटिक्स तो ऐसा होता है कि जब से अपने होश संभाले देखें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी रहती है वो बोलती बजट अच्छा है, जो अपोजिट में जो भी पार्टी रहे वो बोलती बजट खराब है। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा दोनों बोले कि नहीं बजट बहुत अच्छा है, तो हमने तो ऐसा देखा नहीं आज तक कभी भी बजट पे। तो ये तो देखिए पॉलिटिक्स की बात अलग
अलग है, लेकिन एक जनरल बात करें कि ठीक है, मे भी देखिए ऐसा था कि गवर्नमेंट कंपल्सन थी, सब बात कर रहे थे अपने बिहार पैकेज, आंध्र पैकेज, तो वो तो कल सर्वे में जब आया कि पैकेज नहीं है तो लोग कुछ पॉलिटिकल कमेंट भी आया, देखिए बिहार को बुद्धू बना दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आज इस बजट के माध्यम से आई थिंक उसको बैलेंस कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो भाई ऐसा नहीं कि उनको पैसे बांट दिए गए, पैसे जो दिए, आवंटन जो किए गए हैं, मे बी ऐसा हो सकता है जो स्टेट शेयर उसमें से चले जाए वो, ठीक है, मे बी प्लेसमेंट, मे बी प्रेजेंटेशन की बात हो, और जो पैसे भी जो आवंटन करिए जा रहे हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को, मान लीजिए नालंदा ऑलरेडी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जी, वहाँ जो राजगीर वगैरह बोधगया के बारे में बोला गया है कि वहाँ जो पूरा डेवलप करेंगे, कॉरिडोर डेवलप करेंगे जैसे काशी में डेवलप किया गया है, तो उससे टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। उड़ीसा के बारे में बोला गया कि वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट का फोकस ये भी है कि टूरिज्म इंडिया में बढ़े। टूरिज्म को देखते हुए आपने देखा एक और प्रोविजन आया था कि जो क्रूज चलती हैं, अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रूज नहीं चलती हैं, अपने जाते हैं सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं क्रूज के लिए। अब बोला गया कि जो इंटरनेशनल कंपनी जो क्रूज चलाती है वो अगर इंडिया में आके कोलैबोरेट करें किसी साथ में, उनको कुछ रियायतें दी जाएंगी ताकि इंडिया में जो रिवर क्रूज को प्रोत्साहन दे सके। तो टूरिज्म को लेके भी गवर्नमेंट का फोकस है कि भाई टूरिज्म होने से क्या है कि देखिए लोकल जो पब्लिक है वहाँ की, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको मूव करने की जरूरत नहीं होती। अभी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो अर्बन सेंटर्स है, मान लीजिए मेट्रो सिटीज है, वहाँ पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जा रहा है। सब भाई क्या कि गाँव देहात से, छोटे शहर से लोग वहाँ कुछ कर जा रहे हैं, वहाँ रह जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को डेवलप कर लेंगे लोकल एरिया में, इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप कर लें, तब क्या वो मूवमेंट कम हो जाएगा। उस मूवमेंट कम होने से एक बैलेंस भी रहेगा पूरे इकोनॉमी के अंदर में कि आज भाई जो बड़े शहर है वहाँ भी बैलेंस बना रहे और छोटे शहरों में भी मूवमेंट की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली टूरिज्म के जरिए लोकल एरिया बिजनेस डेवलप करने का, प्रमोट करने का, बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे सीए मनीष गोयल, जिन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए बजट पर अपनी जो जानकारी इकट्ठा करके लेके आए थे उसको हमारे साथ साझा किया। हम आपको एक बार बता दें अंत में कि क्या कुछ सस्ता है हमारी सूची में जो कि आज के इस बजट में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, विदेशी गहने हैं बताया जा रहा है, और ई कॉमर्स परचेजिंग वगैरह है, कैंसर की दवा है, एक्सरे मशीन है, चमड़े के जूते, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार और सोलर उपकरण, ये सस्ता होने की बात कही गई है। महंगा जो होगा वो होगा फ्लेक्स, जो कि बैनर प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ होता है, और सिगरेट, हवाई यात्रा महंगी होने की बात इस बजट में कही गई है। प्लास्टिक के सामान और पेट्रोकेमिकल्स के महंगे होने की बात भी इस आज के बजट में कही गई है। और भी क्या कुछ इस बजट से निकल कर आएगा, ये तो आने वाले समय में जब हम बजट को पढ़ेंगे तो और भी जानकारियाँ हासिल होगी। तो आज का जो मूल बजट था, अंत में मैं मनीष जी से ये भी जानना चाहूँगा कि आप इस बजट को अगर 10 अंकों में अंक देना हो तो कितना अंक देंगे? देखिए, ये बजट एक मिक्स बजट है। मेरे हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से बात करें 7 दूंगा मैं इसको, बिकॉज बजट में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी जो कि मे बी धीरे धीरे जब अनफोल्ड होगा तब पता लगेगा। स्पेशली इनकम टैक्स को लेके काफ़ी संशय बना हुआ है लोगों के अंदर में। जिससे बेनिफिट की तो बात कर ले, टैक्स रेट में बेनिफिट दिया, मे बी जो अपने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50 का 75 कर दिया, फैमिली पेंशन पे 15 का 25 कर दिया, वो छोटी मोटी बेनिफिट्स है। बट सबसे बड़ा इंपैक्ट जो इस बजट के अंदर में आना है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से टैक्सेशन, जो कैपिटल गेन से जो टैक्सेशन जो है उसका वो जो प्रोविजन लाए गए हैं, ये कैसे इकोनॉमी में इसका रिफ्लेक्शन आता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों के अंदर में। चलिए, तो धन्यवाद मनीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज के बजट पर चर्चा को लेकर हम आपके साथ जुड़े थे। आने वाले दिनों में और भी इस बजट से क्या कुछ निकल के आता वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद। धन्यवाद।